BLI 223 का थर्ड ब्लॉक है इंडेक्सिंग, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या है विषय इंडेक्स, क्या है इसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें विषय इंडेक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या हुआ, प्राचीन काल में पुस्तकालय दस्तावेज़ों को विषयों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता था और ये कुछ हद तक स्टोर में भी मौजूद दस्तावेज की व्यवस्था के समान ही होती थी। और ये जो अनुक्रमणिकता शब्द है, इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं, ये जो शब्द है ये रोम से उत्पन्न हुआ और वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग साहित्यिक कार्यों के लिए किया जाता था और इसका अर्थ शीर्षक से बढ़कर विषय सूची की तालिका की पाठों की सूची तक दिया जाता था। इंडेक्सिंग की मतलब शीर्षक या विषय सूची या तालिका या पाठ ये लिया जाता था, ये चीज़ है। डॉक्टर SR रंगनाथन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विषय अनुक्रमणिकता की भाषा का प्रयोग करते हुए गहनता से विषयों की सार्वभौमिकता का विश्लेषण किया और विषयों के नामकरण के संपूर्ण सिद्धांतों का सुझाव दिया। और तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा। अगला, अनुक्रमणिकता क्या चीज़ होती है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अनुक्रमणिकता वह है जो किसी चीज़ का संकेत दे, किसी वस्तु के संबंध में सूचना प्रदान करे। आपने देखा होगा ना, किसी भी बुक का, जैसे NCERT की बुक हम लेते हैं तो पाठों के नाम जो होते हैं, जितने भी लेसन्स होते हैं उसके नाम दिए होते हैं। 10 लेसन है तो 10 के नाम, वो इंडेक्स होता है हमारा, तो वही संकेत देता है। तो सरल शब्दों में बात की जाए तो एक मार्गदर्शिका होती है जो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की जानकारी ढूंढने में सहायता करती है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता है कि ये एक अनुक्रमणिका वह है जो सामान्यतः किसी नाम, विषय इत्यादि के संबंध में पुस्तक के अंत में होती है, लेकिन कभी कभी पहले भी होती है। अनुक्रमणिकता का अर्थ बताते हुए इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो अनुक्रमणिकता के बारे में हम लोग जान गए ये सारी चीज़ें, इसका उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। तो संदर्भों के नेटवर्क द्वारा विभिन्न विषयों को लिंक करना। दूसरा, कि सूचना के लिए विषय उपागम की संतुष्टि। दूसरा, मानक शब्दों का प्रयोग करते हुए दिए गए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार विकल्पों में अनुरूपता लाना और दिए गए विषय पर प्रासंगिक सामग्री की पहचान करना। और उसके बाद अगला है कि साधन के माध्यमों से प्रसूची या अनुक्रमणिका के किसी वांछित दस्तावेज तक पहुंचने में उपयोगकर्ता की सहायता करना। प्रश्नकर्ता को संबंधित विषय पे सामग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाना। तो ये उसके उद्देश्य हैं। अब जो प्रसूचीकरण है या सूचीबद्ध करना है और अनुक्रमणिकता मतलब कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना। तो इतना आप लोगों ने पढ़ा हुआ इन दोनों के बारे में आप लोग कर सकते हैं। वाई वी वेस्ट टाइम देयर। पुस्तकालयों में अनुक्रमणीकरण के सिद्धांतों और इसकी प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है, सिद्धांत कौन कौन से हैं कि ये केंद्र के रूप में उपयोग करता, जो उपयोग करता है वो केंद्रित, उसके अनुसार शीर्षक चुना जाना चाहिए, उसके अनुसार ही अनुक्रमणिकता इंडेक्सिंग को किया जाना चाहिए। दूसरा, एक रूपता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक सार्वभौमिक शीर्षक होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, सिद्धांतों के अनुसार वो बनाया जाना चाहिए। और सामान्य प्रयोग, जो शब्द हैं सामान्य प्रयोग में, सामान्य बोलचाल में प्रचलित शब्द हैं, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और विशिष्ट होना चाहिए, शीर्षक भी विशिष्ट होना चाहिए कि मतलब वो पर्यायवाची किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, समरूप नहीं होना चाहिए, या उस शब्द से कई अन्य भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए, इसीलिए ये बताया गया। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले अवधारणात्मक विश्लेषण, मतलब किस तरह से इंडेक्सिंग बनाई जाती है उसकी प्रक्रिया है इसमें बताया जा रहा है। सिद्धांत और प्रक्रिया पूछा था तो 4 सिद्धांत हो गए। एक तो केंद्र में उपयोगकर्ता, एकरूपता, सामान्य प्रयोग, विशिष्टता, और प्रक्रिया में है पहला अवधारणात्मक विश्लेषण। इसमें क्या होगा, जो हमें विचार मिल रहे हैं उसकी पहचान करना है, फिर उन विचारों के बीच में अंतर संबंध स्थापित करना है। और रंगनाथन बोलते हैं कि विचारों के धरातल पर किए जाने वाला कार्य संलग्न होता है और ये 2 चरणों में पूरा होता है। एक तो दस्तावेज का परीक्षण करो और उसकी विषय वस्तु का निर्माण करना, एक पहली चीज़ होगी। और ये कैसे होगा, पहले तो हम उसको एकदम ध्यान से अध्ययन करेंगे। इसमें जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो लिखा हुआ वही है। उसके बाद उससे क्या होता है, एक शीर्षक मिलेगा, सारांश मिलेगा, विषय वस्तु की सूची मिलेगी, परिचय मिलेगा हमें, तो उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। और फिर उसके बाद
हम उसका इंडेक्सिंग करेंगे। दूसरी चीज़ विषय वस्तु में मौजूद अवधारणाओं की पहचान करना कि किस तरह की उसमें अवधारणाएँ हैं। अगला फिर उसके बाद उसका अनुवाद करना। अनुवाद के बारे में रंगनाथन बोलते हैं कि अनुक्रमणीयता की जो भाषा होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अनुवाद का यहाँ पे क्या महत्व होता है कि जो वाक्य रचना होना चाहिए या जो उसमें शीर्षक बनाया जाना चाहिए वो उसके कई अर्थ नहीं निकलने चाहिए, उसके कुछ वास्तविक अर्थ वही निकलना चाहिए। जैसे ये अनुक्रमणीयता ही क्यों दिया गया, कुछ और शब्द क्यों नहीं दिया गया। जैसे ही हम लोग इंडेक्स जानते हैं तो हमें पता चल जाता है यस ओनली इंडेक्स, इसका कुछ और भाग या कुछ और मतलब नहीं निकलता है। तो ये चीज़ इसमें शामिल होता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है किस तरह से इंडेक्सिंग किया जाता है। अगला इसके साथ समस्या कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दो तरह की प्रमुख समस्याएं आती हैं। एक तो लेखक द्वारा एवं संभावित उपयोगकर्ता द्वारा अनुमानित अर्थ का वर्णन करना कि जो लेखक बोल रहा है और जो पाठक समझ रहा है क्या दोनों सेम चीज़ है, इसमें समस्याएं आती हैं। दूसरी अर्थ को दर्शाने के लिए ऐसे पदों का चयन करना जो संचार को स्पष्ट और यथार्थ बनाने में सक्षम हो, ये चीज़ें। अब अनुक्रमणीयता से संबंधित चर्चित समस्याएं और मुद्दे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो है कि बहुशब्दीय पद, ठीक है, एक तो कई शब्द से मिलकर बना हुआ पद होता है। दूसरा बहुआयामी सूचनाओं के लिए उपयोगकर्ताओं का अनुरोध होता है कि जो सूचनाएं होती हों कई डायमेंशन से मिलनी चाहिए हमें। और शब्द के रूपों का चयन जैसे संज्ञा बनाम विश्लेषण, एक वचन बहुवचन, ये सारी चीज़ें ध्यान देना, ये सारी समस्याएं हैं। होमोग्राफ की उपेक्षा किए जाने पर इसकी प्रासंगिकता में भी कमी आ जाती है। और शब्दावली का प्रकार किस तरह से चयन किया जाए, वाक्य रचना किस तरह से हो, और अन्य नियमों का भी इसमें पालन करना, और पद संबंधी पहचान, ये सारी चीज़ें संपूर्णता के स्तर पे निर्णय लेना, विशिष्टता के स्तर के बारे में समझना, ये सारी चीज़ें इसमें समस्याएं के रूप में हैं। अगला अनुक्रमणीकरण के मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। इंडेक्सिंग का जो वैल्यूएशन हो वो किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए मापदंड कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो एक अनुक्रमणिक प्रणाली जो है सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली की ही उप प्रणाली है, ठीक है। किस दोबारा सूचना प्राप्त करने की जो प्रणाली है उसी का एक सब पार्ट है ये इंडेक्सिंग। तो मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य ये होता है कि जो निष्पादन, उसमें जो कंटेंट है वो सही तरीके से निष्पादित है या नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि दी गई अनुक्रमणीकरण प्रणाली की असफलता के संभावित स्रोतों को पहचानना, और दूसरा जो प्रणाली है उसके निष्पादन स्तर की पहचानना कि असफल कितना हो सकता है और निष्पादन कितना कर सकता है, और भविष्य में अनुसंधान को ध्यान में रख करके उसको बनाना, और उसके लागत तथा लाभों का भी विश्लेषण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियुक्त किए साधनों में सुधार करना, और एक मानक के अनुसार 2 या 2 से अधिक अनुक्रमणीकरण प्रणालियों में निष्पादन की तुलना करना, और यह समझना कि दी हुई अनुक्रमणीकरण प्रणाली कितनी कुशलता से संबंधित दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति में उपयोगकर्ताओं की शंकाओं का समाधान करता है। इसके मूल्यांकन मानदंड के कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे रिलेवेंट है और डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है या नॉन रिलेवेंट है, तो उसके लिए कई चीज़ें इसमें शामिल की गई। रिकॉल रेशियो वगैरह के द्वारा हम लोग इसको प्रमाणित कर सकते हैं। अगला अनुक्रमणीकरण भाषा क्या है, प्राकृतिक भाषा से या किस प्रकार से भिन्न है। तो ये जो लाइब्रेरी का कोर्स है आप लोग जानते होंगे कि ये एक तर्क आधारित, वैज्ञानिक आधारित, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो प्राकृतिक भाषा है वो ऐसे ही कई ऐसी भाषाएं हैं जो लिपिबद्ध नहीं होती हैं, और वो आने वाली जो तकनीक विस्तार है उसमें वो सूटेबल बैठती नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसी के मध्य में हमें थोड़ा सा विभेद करना। तो विशिष्ट शीर्षकों के आधार पे हमें प्रलेखों को प्राप्त करना होता है, और C.A. कटर ने इसके बारे में कुछ कहा। तो अनुक्रमणीकरण भाषा के लिए अनुक्रमणीकरण पदों
का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। और अनुक्रमणीकरण भाषा अनुक्रमणीयता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किसी विषय के नामकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके दो भाग होते हैं, एक तो शब्दावली, दूसरा है वाक्य रचना। तो ये इसमें वाक्य रचना जो है वो अनुक्रमणिता की पदावली में पदों के मध्य एकरूपता प्रदर्शित करती है। और अनुक्रमणीकरण भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो व्युत्पादित पद और दूसरा प्रतिपादित रूपी है। और इन्हीं के आधार पे शीर्षक, विषय वस्तु, ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं। और अगर इसमें विभेद के बारे में बात किया जाए तो जो प्राकृतिक भाषा है इसका एक अपना अलग महत्व होता है। और इसकी जो शब्दावली होती है वो नवीन अवधारणाओं में समाहित किया जा सकता है। और इसके अपने स्वयं के व्याकरण और नियम होते हैं और विशिष्ट विषय के अर्थ को समझाने में समर्थ होता है। लेकिन प्राकृतिक भाषा की सबसे बड़ी समस्या है जो इसकी पर्यायवाची समानार्थी पद हैं, ये सबसे बड़ी है। और ये प्राकृतिक अनुक्रमणी भाषाओं की पूर्ण सूची कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और ये जो मैंने बताया है कि जो अनुक्रमणीय भाषा होती है ये यंत्रीकृत भाषा होती है और जो भी नई तकनीक आती है उसमें ये सहायक होती है। तो ये एक वाद विवाद का, डिबेट का विषय रहा है कि कौन सी भाषा अच्छी है और सबकी अपनी विचारधारा के अनुसार ही लोग उसको अच्छा बुरा मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राकृतिक भाषा है वो बहुत ही बेकार है। और मैंने हमेशा ही बोला है एक चीज़ कि अगर किसी भाषा, किसी भी विषय के आपको अच्छे से समझ है तो आप भाषा मायने नहीं रखती है, सरल भाषा में भी उस चीज़ को समझाया जा सकता है। तो लेकिन कुछ लोग का ऐसा मानना है कि जो विशिष्ट तकनीकी भाषा है वो उसको नहीं समझाया जा सकता इसमें नेचुरल लैंग्वेज में। अगला शब्दावली नियंत्रण क्या है, वोकैबुलरी कंट्रोल क्या चीज़ है, इसका प्रयुक्त विधियों और इसके उद्देश्यों का व्यक्त करना है। तो इसका शब्दावली नियंत्रण पद का अर्थ पदों के सीमित या समुच्चय से है, किन्हीं पदों के समुच्चय जिसका प्रयोग विशेष प्रणाली के अंतर्गत प्रलेखों के इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है और या तो प्रलेखों की खोज के लिए किया जाता है। तो ये है समुच्चय है कुछ पदों का जो खोज के लिए किया जाता है। और नियंत्रित शब्दावली में संरचना नियत मात्रा में प्रस्तुत होती है ताकि वे पद जो अर्थगत रूप से संबंधित हैं एक साथ लाए जा सकें। और इसका आवश्यकता क्या है, निम्नलिखित समस्या को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता है। एक तो अस्पष्ट रूप से परिभाषित जो शब्दों की उपस्थिति है उसको दूर करने के लिए अति परिवर्तनशील जो शब्दावली हैं कि कहीं और उसका प्रयोग किया जाए तो उसका दूसरा मतलब है, कहीं अन्य जगहों पर मतलब उसका बदल जाता है। तो एक पद हेतु बहुसंख्यक पर्यायवाची जो शब्द होते हैं इसमें भी समस्याएं होती हैं, समलेख शब्दों में समस्या होती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए शब्दावली नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और इसका उद्देश्य क्या है, नियंत्रण शब्दावली में मूलतः दो प्रकार के उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। पहला दो तरह के, एक तो अनुक्रमणीकर्ता और खोजकर्ता द्वारा प्रलेखों की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के संगत बनाने में बढ़ावा देना, और दूसरा पर्यायवाची या समवर्ती जो शब्द होते हैं उनको दूर करना। और दूसरी जो चीज़ है वो व्यापक खोज के लिए, व्यापक खोज, नए नए शब्दों को खोज में ये सहायक हो। विधियाँ क्या है, शब्दावली नियंत्रण की विधियाँ क्या हैं, वह माध्यम जिसकी सहायता से शब्दावली नियंत्रण के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रथम उद्देश्य की पदावली को विभिन्न प्रकार से नियंत्रित करके की जाती है। सर्वप्रथम पद के रूप को छांटा जाता है, चाहे वो व्याकरण रूप हो, वर्तनी, एकवचन, बहुवचन, इन सारी चीज़ों को छांटा जाता है। दूसरे चरण में दो या दो से अधिक पर्यायवाची या लगभग पर्यायवाची या अर्ध पर्यायवाची शब्दों का चयन किया जाता है। तीसरे रूप में समलेख जो शब्द होते हैं उनका चयन किया जाता है और पर्यायवाची शब्दों, इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण स्थापित करके इसको सरल बनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिसके अलग मतलब ना निकलें। जैसे रफनेस है, रफनेस एक वर्ड है और इसका हमें कोई उल्टा
रफनेस का उल्टा मतलब विलोम शब्द हमें लिखना होगा, तो स्मूथ अगर हम लोग लिख देते हैं तो उसका कुछ और भी मतलब निकल जाता है, रफ स्मूथ कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग लिखें एब्सेंस ऑफ स्मूथनेस, तो ये एग्जैक्ट है विलोम, इसका कुछ और मतलब निकल ही नहीं सकता। मतलब रफनेस का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्मूथनेस, तो इससे सीधा सीधा जाता है कि रफनेस की ओर। ये दोनों पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, रफनेस और एब्सेंस ऑफ स्मूथनेस, या रफनेस का पर्यायवाची या विलोम शब्द इस तरह से भी बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ रफनेस। तो ये चीज़ें हैं। इसकी आवश्यकताएं क्यों हैं? सबसे पहले एक तो मिथ्या समन्वय, गलत पद, इन सारे समस्याओं से बचने के लिए। दूसरा, पर्यायवाची शब्दों से बचने के लिए इसका किया जाता है। दूसरा, समलेख शब्द, मतलब एक समान दिखने वाले शब्दों को अलग करने के लिए और उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और अनुक्रमणीकर्ता और खोजकर्ता को खास विषय की अवधारणा और इसके हायरार्की को समझाने के लिए, उसके संरचना को समझाने के लिए उपयुक्त पदों के चयन में सहायता करता है। और पाठकों द्वारा जो सूचना मांगी जाती है वो आसानी से पहुंच सके, इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब कई रियल लाइफ में कई लोग डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक किसी ने, घर वालों ने पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया, तो बोल दिया हाँ खाना खा लिया, बट उसके माइंड में ये चल रहा है कि मैंने सुबह ही खाना खाया था, लेकिन घर वाले पूछे रात के खाने के बारे में, तो ये डबल मीनिंग वर्ड हो गया। घर वाले कुछ और सोच रहे हैं और जो जवाब देने वाला है वो कुछ और सोच रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इतना सिंपल मैंने उदाहरण दिया समझने के लिए। अनुक्रमणीकरण भाषा की संरचना क्या होती है? एक तो ये दिया हुआ शब्दावली, वाक्य रचना और शब्दार्थ विज्ञान, ये तीनों चीज़ें, और ये स्ट्रक्चर दिया हुआ कि सबसे ऊपर भाषा होती है, उसको नियंत्रित करने वाली शब्दावली, वाक्य रचना और शब्दार्थ विज्ञान। शब्दावली में भी मौखिक और कूटबद्ध होते हैं, और उसमें भी फिर हम लोग पढ़ेंगे थिसारस वगैरह के बारे में, क्या चीज़ें हैं। अगला है शब्दावली नियंत्रण के विषय, अथॉरिटी फाइल की विवेचना करना है। विषय, अथॉरिटी फाइल, ये क्या चीज़ होती है? विषय अथॉरिटी फाइल शब्दावली एवं निर्देशों को नियंत्रित रखने हेतु महत्वपूर्ण साधन होते हैं, और ये अभिलेखों की संरचना प्रक्रिया की विषय अथॉरिटी फाइल का रखरखाव विषय अथॉरिटी नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, एक विषय अथॉरिटी अभिलेख तब तैयार किया जाता है जब विषय शीर्षक पहली बार उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ है विषय अथॉरिटी फाइल। इसके अंतर्गत इसका जो कार्य होता है, सबसे पहले प्रसूचीकरण करना, कि मतलब जो शब्दावली है उसका प्रसूचीकरण करना कि कौन सी उपयुक्त शब्दावली होगी। रख रखाव, अनुक्रमणीयता, शब्दावली को समय समय पर होने वाले परिवर्तन होते रहते हैं, और उसका फिर लिस्ट बना के रखना कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसका प्रयोग किया जा सके। तो ऐसी समझ लो एक छोटी सी फाइल है, उसमें इंडेक्सिंग के लिए वर्ड्स को रखा जाता है, सिंपल सा। तो ये विषय अथॉरिटी फाइल है, किसी खास विषय के जो वर्ड्स होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, और फिर उन शब्दों को पुनः भी प्राप्त किया जाता है। अगला थिसारस क्या है? ये पूछा भी जा चुका है, पिछले कई बार पूछा जा चुका है। तो ये थिसारस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है शब्दों का भंडार या शब्दों का कोष या संग्रह। तो सबसे पहले पीटर मार्क रोजेट नाम का एक व्यक्ति था, ये 1950 के दशक में इसकी खोज किया था। तो फास्फेट या वेबस्टर डिक्शनरी इसकी परिभाषा बताते हैं। थिसारस एक वर्णानुक्रम शब्दों की सूची होती है जिसका प्रत्येक पद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब एक शब्दों का भंडार होता है, विशेष विषय की सूचना और धारणाओं का समुच्चय होता है, और मुख्य रूप से एक पर्यायवाची शब्दकोश होता है। इसकी उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी ऑफ थिसारस। थिसारस का उपयोग अनुक्रमणीकरण और वर्गीकरण, मतलब इंडेक्सिंग और क्लासिफिकेशन में विशिष्ट विषयों के शीर्षकों, टाइटल्स और उसकी अभिव्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए तुरंत नियंत्रित
और पूर्व निर्मित शब्दावली के रूप में किया जाता है। यह पश्च समन्वित अनुक्रमणीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो ये थिसारस के बारे में है। और थिसारस का संकलन अनुक्रमणीय और खोजकर्ताओं के विशिष्ट विषयक तालिकाओं को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो थिसारस एक समझ लो आप डिक्शनरी है, शब्दों का एक समूह भंडार है, और वहाँ पे इंडेक्सिंग करने के लिए उससे हेल्प ली जाती है। तो थिसारस की रचना जो है वो दो प्रकार की होती है, एक क्लासिफाइड स्ट्रक्चर और हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्लासिफाइड में क्या है, संरचना परंपरागत पद्धतियों में पाई जाती है। थिसोरफ शब्द सूची, थिसारोफिस शब्द सूची ये उसका उदाहरण है। और जो पदानुक्रमी है वो पदानुक्रम संबंध स्थापित करता है, जैसे इसका उदाहरण टेस्ट है। थिसारस की रचना का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया। सबसे पहले थिसारस का निर्माण किया, जिस विषय के लिए थिसारस का निर्माण किया जा रहा है उसका प्रमुख शब्द, वाक्यांश, पारिभाषिक शब्द, इनका समुचित चयन किया जाना चाहिए। दूसरा, इन पदों, वाक्यांशों या शब्दों में पारस्परिक रूप से संबंध को स्थापित एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे पर्यायवाची शब्दों की समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये दो इसके सिद्धांत हैं, ठीक है। रचना सिद्धांत। थिसारस के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। एक तो पदों की शब्दावली पर नियंत्रण करना, दूसरा मानक शब्दावली प्रदान करना। जो स्टैंडर्ड शब्द होते हैं ना, अभी थिसारस या कुछ स्टैंडर्ड शब्द होते हैं, ठीक है, उसका हम लोग प्रयोग करें तो ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो शब्द होते हैं वो पूरी दुनिया में ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम किलोग्राम में कोई चीज़ नापते हैं, हम पाउंड में भी नाप सकते हैं या ग्राम में भी नाप सकते हैं, या वो बट्टा तोला ये ऐसे भी नाप सकते हैं, लेकिन हम किलोग्राम में ही क्यों नापते हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, मानक है, तो इसलिए। तो ऐसे इसमें भी है। तो पद के अर्थ के क्षेत्र को चुने हुए अर्थ की सर्वोत्तम उपयुक्तता के लिए टिप्पणी के अंतर्गत स्पष्ट निर्देशित किया जाता है। मिश्रित पदों, शब्दों, रूपों, वचनों मतलब एक वचन, बहुवचन, इसमें निश्चित नियम का पालन किया जाना चाहिए। यह वर्तनी मानकीकृत होना चाहिए और समनामों को योग्यता सूचकों के द्वारा विशिष्टीकृत किया जाना चाहिए। और दूसरा है, यह पदों के मध्य विद्यमान आंतरिक और संबंधों को दर्शाता है। इस प्रकार पदों के बीच निर्देशों और संदर्भों की प्रणाली को प्रदान करता है और एक अनुक्रमणीकर्ता और उपयोक्ता के पदों का चयन में सहायता करता है और पदानुक्रम को प्रदर्शित करता है, जिससे खोज में आसानी होती है और बहुत ही गति से हम इंडेक्सिंग के लिए पदों को खोज सकते हैं, बहुत ही जल्दी मानचित्र प्रस्तुत करता है भाई। और थिसारस के दो प्रकार होते हैं, एक संबंध के जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पदानुक्रम संबंध, दूसरा अपदानुक्रम संबंध, हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, नॉन हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। तो पहले में जो हायरार्किकल है इसमें सजातीय या प्रजातीय शब्द होते हैं, जैसे इसमें ये देख सकते हैं आप लोग, बताया गया है रोडेंट्स हो गया, माइस हो गया, या एंटी माइस हो गया, बीटी रोडेंट्स हो गया। इसमें रोडेंट्स एक वर्ग है और जबकि माइस इसकी प्रजाति को व्यक्त करता है। ऐसे ही दृष्टांत है, जैसे माउंटेन रेंज क्या है, उसका एग्जाम्पल है आल्प्स, और एंटी आल्प्स क्या है, माउंटेन रीजन्स है। माउंटेन क्या है, हिमालय है, एंटी हिमालय क्या है, बीटी माउंटेन रीजन्स है। तो इस तरह से दृष्टांत और उसके शब्दों को हम लोग समझते हैं थिसारस में। और समतुल्यता के संबंध में निम्नलिखित है, समानार्थी शब्द इसमें होते हैं, शाब्दिक रूपांतरण, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये थिसारस है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो सब्जेक्ट हेडिंग के मुख्य लक्षण कौन से हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक यूएसए का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है और इसने सब्जेक्ट हेडिंग्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत सम्मेलन वगैरह किया है। तो इसने कई चीज़ें बताया है कि जैसे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो सिंगल वर्ड हेडिंग भी होता है कि एक ही वर्ड का हेडिंग हो गया। दूसरा, विश्लेषण युक्त वाक्यांश हो सकते हैं, ठीक है,
मतलब पूरे वाक्यांश हो सकते हैं, उसमें 2-3 शब्द शामिल हो सकते हैं। दूसरा कॉन्जुगेटिव फ्रेज हेडिंग हो सकते हैं, संयोजित वाक्यांश हो सकते हैं। सिंगल वर्ड विश्लेषणात्मक वर्ड और संयोजित, और पूर्व सर्वित प्रीपोजिशनल वर्ड हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन इन मोशन पिक्चर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये हो गया। व्युत्क्रम शीर्षक भी हो सकते हैं, मुहावरे को, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। एंड उपयुक्त नाम शीर्षक, जो प्रॉपर शीर्षक होते हैं, ये हो सकते हैं। रियर्स ने भी ये सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में दिया, तो इसने कुछ टाइप्स बताए, जैसे सिंगल हेडिंग हो गया, फ्रेजल हो गया, फॉर्म हेडिंग हो गया। फॉर्म हेडिंग जैसे पंचांग, शब्दकोश, निर्देशिकाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भौगोलिक शीर्षक, उपयुक्त नाम, ये सारी चीज़ें शेष ने दिया। श्रृंखला अनुक्रमणीकरण और इसके गुणों और कमियों का उल्लेख करना, विभिन्न चरणों को बताना। तो डॉक्टर रंगनाथन ने 1934 में वर्गीकृत प्रसूची के अनुवर्णिक भाग हेतु विषय अभिगम के लिए शाब्दिक विषय शीर्षकों को निर्मित करने की नई विधि बताई। और ये जो विधि है LCSH और SLSH की सूची से बिल्कुल अलग है। उन्होंने देखा कि जो वर्गीकरण और विषय अनुक्रमणीयता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो श्रृंखला अनुक्रमणीयता के चरण है, एक तो दस्तावेज के विषय की जो संख्या है उसका निर्माण करना, दूसरा एक श्रृंखला के रूप में वर्ग संख्या को प्रस्तुत करना, दूसरा लिंक का निर्धारण करना, और मतलब श्रृंखला बनाना, इंडेक्सिंग का श्रृंखला बनाना, चेन बनाना, ठीक है। इसके बारे में रंगनाथन ने बताया कि किस तरह से चेन बनाया जा सकता है इंडेक्सिंग का। और विशिष्ट विषय शीर्षक तैयार करना, फिर विषय शीर्षक तैयार करना, फिर विषय संदर्भ परिस्थितियाँ तैयार करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। श्रृंखला अनुक्रमणीकरण, चेन इंडेक्सिंग के गुण और कमियां क्या हैं। एक तो सबसे पहले इसकी सीमित संख्या होती है, गुण बता रहा हूँ, और जो हमें विषय प्राप्त होते हैं उसकी संख्या सीमित नहीं होती है। और ये संश्लेषण द्वारा एकल विचारों की श्रृंखला बनती है, और एक क्रमबद्ध और संगत विषयों की आंतरिक विधि होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, इसके ये सारे गुण हैं। अगला प्रोसेस है। तो प्रोसेस एक ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी हेतु विषय शीर्षक मतलब हेडिंग चुनने के लिए या शब्दों को चुनने के लिए एक विधि बनाई गई है, ठीक है, प्रेसिस। और इसमें कंप्यूटर द्वारा सभी प्रकार के सूचना संरक्षित रहते हैं, और अनुक्रमणकर्ता जो इंडेक्स बनाते हैं उनका दायित्व सिर्फ निश्चित रूप के फॉर्मेट को चुनना होता है, तैयार करना होता है, बाकी सारा काम कंप्यूटर कर देता है। तो ये प्रेसिस है, एक दो बार पूछा गया, बट इससे भी इम्पोर्टेंट प्रोप्सी है, प्रोप्सी उससे भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोप्सी भारत में बना है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर रंगनाथन जैसे वैज्ञानिक हमारे देश के थे, और प्रोप्सी भी हमारे देश में बना, गणेश भट्टाचार्य जी ने बनाया। प्रोप्सी का फुल फॉर्म है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, और ये बेंगलोर में विकसित किया गया था। ये डॉक्टर रंगनाथन की श्रृंखला जो प्रक्रिया थी, इसके अतिरिक्त एक अन्य भारतीय अनुक्रमणीकरण प्रतिरूप है, और इसका अनुप्रयोग आगामी विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया था कि भविष्य में जो हम नवीन चीज़ें आ रही हैं, नवीन तकनीक आ रहा है, उसको ध्यान में रख करके इसको बनाया गया था। वर्गीकरण पद्धति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह विषयों के विश्लेषण के साथ साथ विषयों के नाम, संरचना दोनों के वर्गीकरण पर आधारित है, ठीक है। किसी विशेष वर्गीकरण पर आधारित नहीं, दोनों पे, विश्लेषण और विषय दोनों पे। और ये मौलिक सिद्धांत विचारों, मौलिक सैद्धांतिक विचारों का समुच्चय से बना होता है। और इसमें 5 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन, प्रॉपर्टी, मॉडिफायर। तो डिसिप्लिन के अंदर मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है, उससे जुड़े हुए क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट हो गए। दूसरा एंटिटी, उसमें जो विचार होते हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट में जो विचार होते हैं उसको एंटिटी में शामिल किया जाता है, जैसे एनर्जी, लाइट,
प्लांट्स, ये सारी चीज़ें। एक्शन फिर अब उसको किस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, उसके फंक्शन, उसके माइग्रेशन, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से उसको व्यक्त किया जाता है। प्रॉपर्टी मतलब संख्यात्मक और गुणात्मक उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। अगला जो है वो उसको बोलते हैं मॉडिफायर एम, तो इसको किस तरह से इन पांचों चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ये चीज़ें। ये प्रॉक्सी विधि का आप चित्र देख सकते हो और आप पोज करके ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हो, ये किस तरह से आप बना सकते हो एग्ज़ाम में, ये चीज़। पॉप्सी के चरण हैं, एक तो उद्धरण का जो कई चरण हैं, एक तो जो उद्धरण है उसका विश्लेषण करना, ठीक है, तो विषय वस्तु है उसके घटकों को पहचानना और उसके बाद उसका विश्लेषण करना, ये इसके अंतर्गत आती है। फिर उसका जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तो ये इसका डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो गया, ये एंटिटी हो गया इसका, और नॉन प्रिंट मीडिया उसके अंतर्गत फिर आता है। फिर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। फिर औपचारिक रूप उसको देना, ठीक है, कि उसकी हायरार्की क्या क्या है। फिर उसको मॉड्यूलेशन करना कि जो सूचना हमें प्राप्त हुई उसको मॉड्यूलेट करना। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड के अनुसार उसको करना। वर्गीकरण के व्यवस्थापन हेतु संलेख की तैयारी करना, EOC इसको बोलते हैं। और फिर अभिगम पद का चुनाव करना, सहचार्यात्मक वर्गीकरण हेतु संलेखों की तैयारी करना, और फिर वर्णानुक्रम, ये लास्ट चीज़। अगला जो है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, पश्च समन्वय अनुक्रमणीकरण क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो ये एक पद्धति होती है जिसमें संयुक्त शीर्षक को प्रदर्शित करने वाले पदों को पृथक पृथक किए बिना समन्वय के रख दिया जाता है, बिना समन्वय के ही रख दिया जाता है। और मतलब और खोजकर्ता जो है खोज के समय संयुक्त विषयों में उपस्थित पदों के मध्य समन्वय स्थापित कर अपनी सामग्री को प्राप्त कर लेता है। और ये मांग के अनुसार जो विषय होते हैं उसको फिर अलग अलग किया जा सकता है। और इसकी विशेषताएं हैं कि जो विषय का निर्धारण है वो अनुक्रमणीकरण करते समय किया जाता है, और विषय संबंधी वाक्य संरचना की जाती है, इसका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग पत्रक तैयार किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो प्रविष्टियां हैं, कौन कौन सी प्रविष्टियां इसमें शामिल होती हैं, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो टर्म एंट्री सिस्टम एंड आइटम एंट्री सिस्टम, इसके आधार पे दो प्रकार की प्रविष्टियां इसमें शामिल होती हैं। ये वर्णानुक्रम भी होता है, और इसमें शामिल होने वाली चीज़ें ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड्स होता है, एज नोज्ड कार्ड होता है, या पंच्ड कार्ड, उसी के अनुसार इसमें पोस्ट शामिल होते हैं, इसी के अनुसार। और यूनिफॉर्म इंडेक्सिंग भी होता है। अगला है क्विक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एक गैर परंपरागत अनुक्रमणीकरण पद्धति है। आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व इंड्रिया किस्टाडोरा ने 1856 में इसे कीवर्ड इन टाइटल्स नाम से प्रारंभ किया था, क्विक को प्रारंभ किया था, और HP लुईन द्वारा ये विकसित है क्विक, और इसके कई रूप आ चुके हैं, इसके कई अपडेट वर्जन आ चुके हैं क्विक के। तो क्विक में उन्होंने प्रलेख की आख्या से अवांछित और निरर्थक पदों को छोड़ करके शब्दों को चुनने का सुझाव दिया था, और जैसे पर्यायवाची शब्द वगैरह है या समानार्थक शब्द हैं उसको हटा करके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको चुनने के लिए बात किया जाता है। और शब्दों क्विक जो है ये अनुक्रमणीकरण प्रणाली निर्देशित संलेखों के निर्माण के लिए प्राकृतिक भाषा पदावली का उपयोग पर आधारित है, और प्रलेखों के समूह की आख्याओं के सभी शब्दों जिनके लिए एक अनुक्रमणी आवश्यक है का कंप्यूटर द्वारा स्टॉप लिस्ट से मिलान किया जाता है, और यह स्टॉप लिस्ट अन्य स्टॉप लिस्ट सूची उन शब्दों का संग्रह जो सूची निरर्थक होते हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, सहायक क्रियाएं हो गई, ये सारी चीज़ें निरर्थक चीज़ें होती हैं। जैसे
मैं जाता हूँ, तो इसमें जैसे हूँ जो हो गया ये निरर्थक शब्द हो गया। मैं जाता, इसमें दो इम्पोर्टेंट है, मैं और जाता। बाकी अगर मैं कार से जाता हूँ या अन्य कई अगर उसमें शब्द शामिल होते हैं तो ये सारी निरर्थक होते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इसमें शामिल किया जाता है। ये जो पूर्व सर्ग होते हैं या अन्य सर्ग होते हैं, ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इसमें शामिल किया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? एक तो सामयिक अभिज्ञता सेवा प्रदान करता है और ये शीघ्रतापूर्वक उपयोगकर्ता तक पहुंच जाता है, और यांत्रिक होने के कारण मानव को कम प्रयास करना पड़ता है और बहुत ही शॉर्ट भी होता है। और इसके जो अंक हैं कंप्यूटर के प्रयोग से तैयार किए जाते हैं। इसकी दोष जो है ये आख्या पर आधारित होता है। ये आख्याएँ जो हैं बहुत ही अस्पष्ट होती हैं, आर्टिकल्स जो होती हैं बहुत ही अस्पष्ट होती हैं, उस पर आधारित ये तैयार किया जाता है। और इसके जो शब्द होते हैं वो कई बार बिखर जाते हैं और ये पूर्वव्यापी खोज के लिए अनुपयुक्त होते हैं। क्वाक भी है, ये क्विक का ही संस्करण है, ठीक है। और इसमें शब्द जो इसमें भी वही है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स नहीं इसको हटा दिया जाता क्वाक में, या डबल क्विक, ये सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही लिखी जाती हैं, बाकी चीज़ें हटा दी जाती हैं। एक और है कंप्यूटरीकृत अनुक्रमणीयता और मैनुअल अनुक्रमणीयता। कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग और मैनुअल इंडेक्सिंग किस तरह से डिफरेंस है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो पहली चीज़ है जो मैनुअल अनुक्रमणीकरण है, मानव अनुक्रमणीकरण, वो मूल पाठ का अनुवाद करता है और तब उसका कोडन करता है, उसके बाद शब्दों का चयन करता है, वो उसके विवेक के अनुसार होता है। लेकिन कंप्यूटरीकृत में क्या होता है कि मूल पाठ का अनुवाद संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कंप्यूटर मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पाता कंप्यूटर, ठीक है, और ना ही अनुमान लगा सकता है। तो इसमें इनपुट जो टेक्स्ट होता है उसी में से ही ये शब्दों का चयन करता है। मैनुअल में शब्दार्थ विज्ञान, वाक्य रचना, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं शब्दों के चयन के लिए, लेकिन कंप्यूटर में एल्गोरिथम की द्वारा शब्दों का चयन होता है। अगला, इसमें मैनुअल में परिणामों की प्रासंगिकता सुनिश्चित होती है, लेकिन उसमें कंप्यूटराइज्ड में परिणामों की कोई प्रासंगिकता सुनिश्चित नहीं होती। मैनुअल में जो चयनित शब्द होते हैं कम होते हैं, कंप्यूटराइज्ड में ज़्यादा होते हैं। मैनुअल में मूल पाठ का विश्लेषण करता है, फिर उसके बाद शब्दों का चयन करता है, लेकिन कंप्यूटर मूल पाठ का विश्लेषण में मानव द्वारा किए गए विश्लेषण के समान विश्वसनीयता नहीं रखता है, क्योंकि वो मशीन है, पता नहीं किस तरह से विश्लेषण करेगा और जो उसे आदेश दिया जाएगा उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। तो ये अंतर है उन दोनों में। और जहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा इंडेक्सिंग की जाती है उसी को बोलते हैं कंप्यूटर इंडेक्सिंग, ये चीज़ है। और कंप्यूटर इंडेक्सिंग शब्दों से प्रारंभ होता है, ये इसकी विशेषता है। और कंप्यूटर इंडेक्सिंग में सामान्य शब्दों वाले जो मूल पाठ की पहचान के लिए इन्वर्टेड फाइलों के विपरीत खोज कथनों के अंतर्गत इसको मिलाया जाता है। और कंप्यूटर एल्गोरिदम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, और मानव इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और मानदंडों का निर्धारित करते हैं। ये हो गया कंप्यूटरीकृत इंडेक्सिंग के घटकों का बताना है, कौन कौन से घटक शामिल हैं। तो सबसे पहले तो भाई डेटाबेस, जितने भी शीर्षक ये सारी चीज़ें होती हैं उनका डेटाबेस तैयार किया जाता है। सर्च प्रक्रिया, किस तरह से उन सारे डेटा को खोजा जाएगा उसके लिए सर्च प्रक्रिया। और इंडेक्सिंग की लैंग्वेज किस तरह से होगा, ठीक है, इसके बारे में। फिर उपयोगकर्ता का जो इंटरफेस है उसको इसमें किया गया। और कंप्यूटरीकृत जो इंडेक्सिंग है उसकी प्रणाली की जो विधियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन डेटाबेस श्रेणी है, या ऑप्टिकल डिस्क। ऑनलाइन में तो अब इंटरनेट है, फिर आप खोज सकते हो गूगल वगैरह पे जो उपलब्ध होता है। लेकिन ऑप्टिकल डिस्क पे, मतलब जो सीडी में होता है, उसमें फिर वो ऑफलाइन होता है, हम उसको कहीं पे भी ले जा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड थर्ड है ओपेक पर। ओपेक तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है, वहाँ पे भी कुछ भी खोजा जा सकता है।
अनुक्रमणीकरण इंटरनेट के विभिन्न संसाधनों का उल्लेख कीजिए। सर्च इंजनों के विभिन्न प्रकारों को व्यक्त कीजिए। ब्राउजिंग पर आधारित सर्च उपकरणों को वर्ल्ड वाइड वेब इसके आधार पे काफ़ी लोकप्रिय बना दिया गया है। और सर्च इंजन इंडेक्सिंग मतलब किस तरह से इंडेक्सिंग को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, और इस हम लोगों ने इस पर कई चीज़ें किया हुआ है। सर्च इंजन के बारे में हम लोगों को इसमें जानना